हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनो लेसन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्च महीने के तीसरे सप्ताह के लगभग हर क्षेत्र के विषयवार करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में समाचार में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 3-4, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि फुट एंड माउथ डिजीज किससे संबंधित है। तो फुट एंड माउथ डिजीज जो है फ्रेंड्स, वो संबंधित है पशुओं का वायरल रोग। फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। एफएमडी एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़, बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। यह घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों के लिए हानिकारक नहीं है। यह एफ्थोवायरस के कारण होता है और इसकी विशेषता बुखार और छाले जैसे घाव होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फुट एंड माउथ डिजीज किससे संबंधित है, तो आपको इसका सही जवाब देना होगा पशुओं के वायरल रोग से संबंधित होता है फुट एंड माउथ डिजीज। प्रश्न नंबर दो है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लिमिटाई किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। लैमिटाई किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका सही जवाब है भारत और सेशेल्स के बीच। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटाई 2024 के 10वें संस्करण के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई। यह भारतीय सेना और सशस्त्र रक्षा बलों एसडीएफ के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालितनीयता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ प्रत्येक पक्ष से 45 कर्मी भाग लेंगे, अर्थात कि भारत से 45 और सेशेल्स के 45 कर्मी मिलकर यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटाई 2024 का 10वां संस्करण आयोजित करेगी, जो सेशेल्स में होगा। और इसके लिए हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी सेशेल्स के लिए रवाना भी हो चुकी है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका सही जवाब है तमिलनाडु। मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। इस योजना का उद्देश्य तमिलनाडु में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और मौजूदा सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020 के लिए मॉड्यूल स्कूल बनाने के लिए अपग्रेड करना है। तो अभी हाल में ही तमिलनाडु की सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियोसिचला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। बुगुन लियोसिचला किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पक्षी। अरुणाचल बुगुन जनजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय बुगुन लियोसिचला की सुरक्षा के लिए ईगल नेस्ट वन जीव अभयारण्य में उदारतापूर्वक भूमि दान करती है। बुगुन लियोसिचला एक छोटा बबलर पक्षी है जिसकी माप केवल 20 सेंटीमीटर है।
प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? जिसका सही जवाब है किरण रिजिजू को। यह है किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। प्रश्न नंबर 6, छठा नंबर प्रश्न है, तमिलिसाई सुंदरराजन जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस राज्य की राज्यपाल थी? तमिलिसाई सुंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी? ये हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। इन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफा की घोषणा की है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तमिलनाडु की आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने जनता की सीधा सेवा करने के लिए उन्होंने जनता की सीधे सेवा करने की इच्छा का हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है? क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं? एक कुछ पॉज लेते हैं, आप बताइए, हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। प्रवास के माध्यम से नई आनुवांशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक बचाव प्रस्तावित है। जीवन प्रवाह के रूप में जाने जाने वाली इस प्रक्रिया में एक बड़ी स्वस्थ आबादी से छोटी आबादी में स्थानांतरित करना होता है। रणनीति का लक्ष्य आनुवांशिक भार को कम करना, विलुप्त होने के जोखिम को कम करना और लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्यता को बढ़ावा देना होता है। आइए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 अभी बहुत ही चर्चा में है, तो आपको बताना है कि यह किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका सही जवाब है स्विस संगठन IQ एयर। इसके कुछ डेटा भी हम आपको दिखाएंगे। ये इसका कुछ डेटा है जिसमें विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो अभी आई है हाल ही में, उसमें भारत का जो रैंक है वो 3रे नंबर पर है। मतलब कि सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो बांग्लादेश में है। पहला नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे इंडिया है, तजाकिस्तान है, बुर्किना है, इराक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, नेपाल है, इजिप्ट है। तो इसी तरीके से है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ नोट्स। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित किया गया है। अर्थात कि दिल्ली जो है उसको सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। और भारत वायु गुणवत्ता में 3रे स्थान पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति बदतर थी,
जबकि बिहार के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र का नाम दिया गया है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि विकासशील देश व्यापार योजना DCTS किस देश से संबंधित है? विकासशील देश व्यापार योजना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में कि DCTS जिसे विकासशील देश व्यापार योजना कहते हैं वह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है यूके। DCTS जो है इसे यूके DCTS के रूप में भी जाना जाता है। यूके को शिपमेंट पर शुल्क रियायतों का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना के तहत नए ब्रिटिश नियम का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत DCTS का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। आइए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मिशन 414 अभियान जो चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किया गया है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया। जमीनी स्तर पर पहुंच का उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त कम महिला मतदाता उपस्थिति वाले 8 विधानसभा क्षेत्र में महिला प्रेरक महिलाओं को मतदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास है। तो मिशन 414 अभियान जो है वो अभी हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने एक अभियान शुरू किया है जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है उन्होंने। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल है जिसमें SMS के थ्रू किसान को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मॉडर्न एक टेक्निक है, 2014 से लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन इससे कई सारा पूछा जा सकता है कि ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है। तो आइए देखते हैं जो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण है, वह किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल। यह ई क्रॉप जो एक फसल सिमुलेशन मॉडल है वह केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक मशीन है, ये एक डेटा कस्टमर को किसानों को SMS के तरह रूप में देता है और उनका डेटा उनसे लेता है और सर्वर पे अपलोड करता है। एक इसका मैं आपको फोटो भी दिखाता हूं कि ये किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है आपके खेतों में। तो ये इस तरह का एक डिवाइस होता है जो लगा होता है। ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल उत्पादकों को पानी और पोषक तत्वों की जरूरत पर SMS सलाह प्रदान करता है। CTCRI केरल के संतोष मित्रा द्वारा विकसित इसे 2014 से भारतीय पेटेंट कार्यालय से पेटेंट प्राप्त हुआ है। किसान मिट्टी की नमी डेटा को रिकॉर्ड करने और विश्लेषण के लिए सर्वर प्रसारित करने के लिए कृत ऐप का उपयोग करते हैं। यह एक नई उपकरण है जो किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जल और पोषक तत्व प्रबंधन की अनुकूल
अनुकूल सहायता प्रदान करता है। तो इस अगर क्वेश्चन को देखें तो इससे कई सारा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर इसमें जो और भी आ सकते हैं प्रश्न। पहला तो यही प्रश्न है कि वह किस जो ई क्रॉप है वह किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब है CTCRI केरल, जिसे केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल कहते हैं। दूसरा यह भी पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा किया गया था, विकसित किया गया था। तो इस केरल के ही संतोष मित्रा के द्वारा 2014 में इसे विकसित किया गया था। या फिर इससे यह भी पूछा जा सकता है कि ई क्रॉप से क्या होता है, क्यों ये जो एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण है इसका क्या आवश्यकता है। तो ये जो है उपकरण आपको ऐसा बताना होगा कि किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जल एवं पोषक तत्व प्रबंधन के लिए एक सहायता प्रदान करता है, या फिर ये उत्पादकों को पानी और पोषक तत्वों की जरूरत पर SMS सलाह प्रदान करता है। तो यही सब सवाल इससे पूछे जा सकते हैं जिसको आपका इसका आंसर देना होगा। मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं इसमें हम लोग लास्ट में कुछ हाइलाइट्स भी देखेंगे, तो आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि बहुत ही एक अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे सारा जो अभी करंट अफेयर्स चल रहा है, खेल से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित और भी देश विदेश से संबंधित टॉपिक वाइज आपको हम रिवीजन कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, TRAFFIC ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ट्रैफिक और WWF इंडिया दो एजेंसी हैं जो एक साथ काम करती है और वो शार्क पे बहुत ज़्यादा परीक्षण करती है। तो उन्होंने अभी एक रिपोर्ट दिया है हाल ही में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ट्रैफिक और WWF इंडिया के 2024 के विश्लेषण के अनुसार भारत में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु शीर्ष पर है। 2010 और 2022 के बीच लगभग 65% जब्ती हुई है। अध्ययन में पाया गया है कि 16,000 किलोग्राम शार्क फिन थे इस अवधि के दौरान जब्त किया गया, जो कुल का लगभग 80% है। जब्त किए गए उत्पाद सिंगापुर, हांगकांग, विशेष परीक्षण क्षेत्र श्रीलंका और मुख्य भूमि चीन से ले जाए जा रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया जा रहा है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया जा रहा है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें 12 लाख युवा शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया है। तो आप देख ही रहे होंगे इसी तरीके का एक ऐप अभी लॉन्च किया है इसरो ने, जो कि गगनयान क्रू की मदद करेगा। जब हमारा गगनयान लॉन्च करेगा तो ये एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है सखी। देख रहे होंगे आप इस फोटो में। तिरुवनंतपुरम के
थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप जिसे सखी, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऐप लॉन्च किया गया है सखी, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हम कहेंगे स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन सखी। इसे लॉन्च किया गया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। जी हां, आपको पता है कि गगनयान अभी 2025 में लॉन्च होने वाला है। तो उसमें जो भी क्रू मेंबर्स होंगे उनका जो स्वास्थ्य का डेटा रहेगा, या फिर अगर उन्हें संचार करना है, हमसे बात करना है, पृथ्वी पे बात करना है साइंटिस्टों से, तो एक ऐप के थ्रू वो लोग हमें मतलब कि जो भी मेंबर होंगे इसरो के, उनसे और साइंटिस्ट से वो संपर्क साध सकते हैं। तो उसके लिए एक सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऐप लॉन्च किया गया है सखी, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है रेलवे सुरक्षा बल। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए 2024 में नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के प्रमुख उद्देश्य में मानव तस्करी को रोकना और तस्करी की शिकार महिलाओं को बचाने के लिए मिलकर काम करना शामिल है। आइए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पे जाने से पहले आप लोगों से हम बताना चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए कुछ विशेष रखे हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हम लोग जान चुके हैं कि उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के साथ किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? जिसका सही जवाब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र यूएन की जलवायु एजेंसी वैश्विक जलवायु रिपोर्ट की स्थिति जारी करती है। 2023 की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। रिपोर्ट यह भी पुष्टि करती है कि 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 10 साल की अवधि थी। WMO ने यह भी कहा कि इस बात की उच्च संभावना है कि 2024 एक और रिकॉर्ड गर्म वर्ष होगा। जी हां, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अभी जो एक रिपोर्ट जारी की है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट का, उसके हिसाब से 2024 एक रिकॉर्ड गर्म वर्ष होगा, और ये शायद पिछले 10 साल की जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ देगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर है कि हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य से में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है। इसका सही जवाब है बिहार में। ये एक फोटो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। बिहार का एकमात्र बाघ के अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चिलचिलाती गर्मियों में बाघों
सहित जंगली जानवरों और उनके शिकार को पानी देने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है। 1990 में स्थापित और 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य शामिल है। गंडक नदी के तट पर स्थित यह नेपाल की रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और परसा वन्य जीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है। बिहार सरकार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को वीटीआर के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए एनटीसीए की मंजूरी का इंतजार कर रही है। तो आपको पता होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, बिहार में स्थित है। इसे कब स्थापना की गई थी? तो इसे वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। इसे वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था? तो इसे वन्यजीव अभयारण्य 1978 ईस्वी में घोषित किया गया था। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस देश के अभयारण्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका सही जवाब देना होगा आपको कि नेपाल के साथ, नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और परसा वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इससे आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दीपक कुमार। ये दीपक कुमार जी हैं, इन्हें ही उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को 19 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है, किस घटना ने संसद की सुरक्षा और सीआईएसएफ को की तैनाती के पूर्ण मूल्यांकन को प्रेरित किया है? किस घटना ने संसद की सुरक्षा और सीआईएसएफ की तैनाती के पूर्ण मूल्यांकन को प्रेरित किया है? तो स्टूडेंट्स, इसका हम सही जवाब देंगे शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। संसद में सीआईएसएफ की उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर लिया गया है, जहां घुसपैठियों ने लोकसभा कक्ष में प्रवेश करके और पीले धुएं के कारतूस को छोड़कर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इसके बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिससे संसद के सुरक्षा तंत्र का पूर्ण मूल्यांकन किया गया। आइए 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आप देख रहे हैं मार्च के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जो कि 17 मार्च से लेकर 23 मार्च 2024 के प्रश्न हैं, जो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम लोग एक मंथ का भी लेके आएंगे, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें हम 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें हम लोग जीके जीएस भी इंक्लूड करेंगे। एक मैराथन वीडियो होगा, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जिससे कि हम आपके एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाएं और आपके लिए एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको कहीं भी ना मिले, तो ऐसे क्वेश्चन लाने की हमें प्रयास रहती है। लेकिन यही सब क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न है, लेकिन मार्क यहाँ पे 20 ही है, तो आप इसे 21 ही समझिए। 21वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सबको पता है, अभी 5वीं बार बने हैं हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन ने रूस
के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल हासिल किया है। चुनाव 15 से 17 मार्च 2024 तक हुआ था और उसमें व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो फिर से 5वां कार्यकाल उन्होंने हासिल किया है। प्रश्न नंबर 22, 21 मार्क है, 22वां नंबर प्रश्न है और ये भी वही क्वेश्चन है। स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बाईसवां नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है सैन्य परिवहन। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 ALH प्राप्त करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। तो टोटल 34 हल्के हेलीकॉप्टर ALH का आयात करेगी, खरीदेगी भारत सरकार। तो उसमें से 25 ALH जो होंगे वो हमारे भारतीय सेना को दिया जाएगा, जबकि हमारे नेवी के जवानों के लिए 9 ALH प्राप्त किए जाएंगे। तो इसको भारतीय नौसेना ने टोटल 34 हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो 9 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं ALH, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है समुद्री उद्देश्यों के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? तो इसका सही जवाब है गामेनी। दक्षिण अफ्रीका से जो भी हमारे आए थे चीता, मादा चीता जो अभी आई थी, उसमें से गामिनी ने अभी हाल ही में मार्च 2024 में ही 5 शावकों को जन्म दिया है। मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका से मादा चीता गामिनी ने 10 मार्च 2024 को कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गामिनी नाम के चीता ने किस तिथि को 5 शावकों को जन्म दिया, तो इसका सही जवाब होगा 10 मार्च 2024 को। 10 मार्च 2024 को कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? तो अगले कुछ सवाल अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित होगा। तो पहला प्रश्न है उसका, अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? इसका सही जवाब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV तकनीक कहते हैं। तो हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है वह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र नामक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप में से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह उन्नत मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस है। तो आपसे इससे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस परियोजना के नाम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा
मिशन दिव्यास्त्र। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिशन दिव्यास्त्र किस तारीख को आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 11 मार्च 2024 को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25वां नंबर प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया? तो अग्नि मिसाइल का जो विकास है वह डीआरडीओ ने किया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का विकास किया है। स्वदेशी विकास, अग्नि 5 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह 3 चरण वाले ठोस ईंधन इंजन का उपयोग करता है और स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से लैस है। प्रश्न नंबर 26 भी अग्नि मिसाइल से होगा। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा दिया जा सकता है, 4000, 5000, 6000, 7000। तो इसका सही जवाब है 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर की है। अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 एक परमाणु संरक्षण अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह 1 टन से अधिक वजन का परमाणु हथियार ले जा सकता है। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है हमारा, वह उसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है और 1 टन से अधिक वजन का परमाणु हथियार ले जा सकता है अपने साथ। 27वां नंबर प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के कार्यान्वयन के लिए संबंध में एक घोषणा की। यह विकास विवादास्पद कानून के शुरू में पारित होने के 4 साल बाद आया है और इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना था। चलिए अगला देखते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के अगले सिलसिला में, अगले पार्ट में, जिससे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि इस वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। इसमें हम कुछ आपको वन लाइनर हाइलाइट्स दिखाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर हाइलाइट्स ऑफ द वीक, मार्च 2024 के 3rd वीक का कुछ वन लाइनर हाइलाइट्स। तो फटाफट तरीके से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दूसरा नंबर प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में आधिकारिक जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन को दी गई है। तीसरा जो हाइलाइट्स है वीक का, मार्च के 3rd वीक का, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 मार्च को। हर साल के 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया? Which app has been developed by ISRO to help Gaganyaan crew? Answer will be Sakhi. Next, अगला प्रश्न है,
हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? Who is the happiest country according to World Happiness Report 2024? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? जिसका सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रूस? करेक्ट आंसर इज विनय कुमार। विनय कुमार की रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? What is the rank of India in World Happiness Index 2024? And the correct answer is 126. World Happiness Index 2024 में भारत की रैंक 126 है। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कर रहा है? भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कर रहा है? इसका सही जवाब है यूएसए के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे कोविंद समिति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है एक साथ चुनाव। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना? इसका सही जवाब है शीतल देवी। भारत के निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है जयदीप हंसराज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, वह निम्न में किससे संबंधित है? हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है मलेरिया रोग। याउंडे डिक्लेरेशन मलेरिया रोग से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया। किसे हाल में 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल में ही किसे 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है थोदुर मदावुसी कृष्णा। थोदुर मदावुसी कृष्णा। तो आइए तो अब देखते हैं टॉपिक वाइज इस मार्च 2024 के थर्ड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम लोग देख रहे हैं अभी न्यूज़ में। तो उसमें पहला है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अधिक प्रभार दिया गया है। ये किरण रिजिजू जी हैं, इन्हें अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख
पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। श्री रिजिजू वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला टॉपिक है करंट अफेयर्स का। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। यह नई दिल्ली 2018 से लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 से पता चला है कि दिल्ली का PM 2.5 स्तर 2022 में 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। वायु गुणवत्ता के मामले में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक PM 2.5 सान्द्रता के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत में 1 अरब से अधिक लोग PM 2.5 के स्तर के संपर्क में हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशासित वार्षिक निर्देशानुसार के स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है। अगला टॉपिक है स्टार्टअप महाकुंभ। स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 24 मार्च, माफ कीजिएगा, स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने प्रमुख निवेशकों, नव प्रवर्तकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। 2000 से अधिक स्टार्टअप और 1000 से अधिक निवेशकों के साथ इस आयोजन ने उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं द्वारा जीवंत चर्चा, नेटवर्किंग और संबोधन की सुविधा प्रदान की। इस आयोजन का उद्देश्य हितधारक के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देता है। इस आयोजन के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 10 विषयगत मंडप शामिल हैं, जो कनेक्शन को बढ़ावा देने और स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या हमारा ये जो कोशिश है जिससे कि हम आपके एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स, GK, GS की तैयारी करें, तो क्या हम उसमें खड़े उतर रहे हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो हम लोग डेली करंट अफेयर्स तो लाते ही हैं। अभी हम लोग एक अगला जो हमारा वीकली आएगा, वीकली ना आकर एक मंथली वीडियो आएगा जो कि काफी लंबा होगा, और उसमें हम लोग तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वन लाइनर्स और कुछ हम लोग आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे। जैसे कि अभी जो भी BPSC का एग्जाम आने वाला है, SSC का एग्जाम आने वाला है, तो कोई एक टाइप ऑफ एग्जाम को ना कंसीडर करते हुए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग हमें सुझाव भी दीजिए कि हम अपनी वीडियो को कैसा अच्छा कर सकते हैं। वीडियो में पूरे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।